प्रिय विद्यार्थियों, अगली कविता जो दी गई है वो है गज़ल, जो उर्दू शब्दावली में लिखी जाती है और इसके जो कवि हैं वो हैं दुष्यंत कुमार। तो गज़ल में जो शब्दावली होती है, शब्द अधिकतर प्रयोग होते हैं वो उर्दू शब्द होते हैं। ये थोड़े कठिन, इसका अर्थ समझना थोड़ा कठिन होता है बाकी कविताओं से, फिर भी देखिए आप आसानी से समझ लेंगे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कवि कहता है कि आज़ादी के बाद सभी भारतीय ये सोचते थे कि हर घर में खुशियाँ आएंगी, हर घर में रोशनी छाएगी, दीपक जलेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद भी देश की शासन व्यवस्था इस प्रकार की रही कि शहरों में भी खुशियाँ नहीं, घरों में तो दूर की बात है, हर घर में तो पूरे शहर में कहीं भी खुशियाँ नहीं है। तो देखिए, कहाँ तो तय था, तय का अर्थ था निश्चित। कहाँ तो सभी ने ये तय किया था, ये निश्चित किया था या ये सपना देखा था, चिरागा, चिराग या दीपक हर एक घर के लिए। भाई आज़ादी के बाद हर घर में दीपक जलेंगे, चिराग जलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आज़ादी के बाद हर घर में खुशियाँ आएंगी। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ। हर घर में खुशियाँ तो दूर की बात, पूरे शहर में कहीं भी खुशियाँ नहीं है, कहीं भी रोशनी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये देश की शासन व्यवस्था पर व्यंग है कि देश की आज़ादी के बाद भी देश के हालात बदले नहीं। पहले भी देश में अंधेरा था, लोगों के जीवन में खुशियाँ नहीं थी, और आज भी घरों में अंधेरा है, खुशियाँ नहीं है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त होता है पेड़। कवि कहता है कि यहाँ तो पेड़ों के साए में भी, साया यहाँ छाया, पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है। कहने का तात्पर्य ये है कि देश की जो शासन व्यवस्था पर व्यंग है इसमें भी, कि जो देश की शासन व्यवस्था, अपने देश की शासन व्यवस्था है, हम लोगों ने सोचा था आज़ादी के बाद हमें खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन अपने देश के शासन व्यवस्था में भी हमें खुशियाँ नहीं मिली। पेड़ों की छाया में भी धूप लगने का तात्पर्य ये है कि अपनी शासन व्यवस्था में भी लोगों को दुख ही दुख मिले हैं, खुशियाँ नहीं मिली हैं। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। इसलिए ऐसी जगह से उम्र भर के लिए, हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। तो कवि ये आह्वान करता है कि भाई ऐसी जगह से हमें उम्र भर के लिए यहाँ से आओ चले। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस देश की शासन व्यवस्था अपने लोगों को खुशियाँ नहीं दे सकती, दुख ही देती है, तो वहाँ से चले जाना ही अच्छा है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। यहाँ पर देश के जो नागरिक हैं, गरीबी से या अंग्रेज़ों से लड़ कर अब वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनके अंदर संघर्ष करने की इच्छा तक भी नहीं है। वो जो है उसी को स्वीकार करके बैठे हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। कवि कहता है कि भारतीय लोग इतने अब कमज़ोर हो चुके हैं, जो उन गरीबी के कारण या अपने हालातों के कारण, अगर उनके पास कमीज भी नहीं है तो वो अपने पाँवों को सिकोड़ कर ही अपने पेट को पाँवों से ही ढक लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि उनके अंदर विरोध की भावना मर चुकी है, संघर्ष करने की भावना मर चुकी है, और सरकार उनको जिस भी हालात में रखती है वह उन्हीं हालातों में रह लेते हैं, उसके खिलाफ संघर्ष नहीं करते या अपने अधिकारों के लिए आवाज़ अब वो नहीं उठाते। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। और अगली पंक्ति में कवि कहता है भाई ये लोग कितने मुनासिब, मुनासिब होता है योग्य या सही है इस सफ़र के लिए। यहाँ सफ़र का अर्थ शासन व्यवस्था, जो देश की शासन व्यवस्था है उसके लिए ये लोग कितने योग्य हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हर शासन व्यवस्था ये चाहती है कि उसके लोग उसके खिलाफ संघर्ष, विरोध ना करें, और भारतीय भी कहीं ना कहीं अब उनकी विरोध की भावना, संघर्ष की भावना मर चुकी है। तो कवि कहना चाहता है कि ये लोग ऐसी शासन व्यवस्था के लिए बड़े अच्छे हैं, योग्य हैं। सरकार को इन पर शासन करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते ही नहीं है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहता है कि हमारे
देश के नागरिकों की धार्मिक भावना भी झूठी है। वो कहता है खुदा नहीं न सही, भाई जो उनका उनका पूजनीय है, उनके लिए खुदा है, वो अगर नहीं भी है तो न सही, आदमी का ख्वाब सही। भले ही उनका ईश्वर, उनका खुदा उनका एक सपना है, यानी कि उनके सपनों का ही खुदा है, वो वास्तविक नहीं है। एक प्रकार से दिखावा करते हैं वो खुदा को मानने का भी। कहने का तात्पर्य कि उनकी धार्मिक भावना भी सच्ची नहीं है, वो खुदा को मानने का भी दिखावा करते हैं। कवि कहता है कि भले ही वो खुदा नहीं है, सच्चा रूप नहीं है, लेकिन कम से कम आदमी का सपना तो है, उनके सपनों का खुदा तो है, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कम से कम वैसे तो वो बिल्कुल हार ही चुके हैं, कम से कम कोई तो हसीन नज़ारा, हसीन होता है सुहावना, मनमोहक, नज़ारा दृश्य, कोई मनमोहक या सुहावना दृश्य तो है कम से कम उनकी नज़रों के लिए। बाकी तो उनके सपने मर चुके हैं, वो दुख में जीवन व्यतीत करते हैं, कोई विरोध नहीं करते। कम से कम झूठा ही सही, खुदा को याद करके, ईश्वर को याद करके उनकी नज़रों को एक सुहावना दृश्य तो मिल ही जाता है। कम से कम उनकी नज़रों में ईश्वर तो आते ही हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अगली पंक्तियों में फिर वही देश के नागरिकों की संघर्ष से भागने की परिस्थिति का वर्णन किया है कि वे मुतमईन हैं। मुतमईन का अर्थ होता है इत्मीनान या विश्वास, कि भारतीय लोग इतने हार चुके हैं कि उनको विश्वास हो चुका है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि वो कितना ही प्रयास कर ले लेकिन पत्थर पिघल नहीं सकता। यहाँ पत्थर जो तात्पर्य हुआ शासन से या सत्ताधारी लोगों से, जो सरकार कह सकते हैं आप। वे कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि वो कितना भी संघर्ष करे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन सरकार का दिल, सत्ताधारी लोगों का दिल, शासन का दिल पिघल नहीं सकता है, या उनकी बातों से वो दुखी नहीं हो सकते, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। लेकिन कवि कहता है कि मैं तो बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनकी आवाज़ में एक असर पैदा करूँ। मैं अपनी कविताओं से, अपने शेरो शायरी से भारतीयों में एक जोश पैदा करूं और उनकी आवाज़ में एक असर पैदा करूं, क्योंकि मुझे पता है अगर आवाज़ में सच्चा असर है तो पत्थर भी पिघल सकते हैं। और अगर भारतीय सच्चे दिल से सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे या उसका विरोध करेंगे तो सरकार को भी उनके सामने झुकना पड़ेगा, सरकार का दिल भी पिघलेगा। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। अगले पद में देखिए क्या कहता है कवि ने। तेरा निजाम, निजाम होता है शासक, राज या सरकार कह सकते हैं। भाई तेरी सरकार है, तेरा राज है, शासन है। सिल दे जुबान शायर की, भले तुम, फिर शायर होता है कवि, सिल होता है सील देना, भले ही तुम कवियों की जुबान को सिल दो, उनकी जुबान पर ताला लगा दो, यानी कि उन्हें सरकार के खिलाफ कुछ भी कहने से रोक सकते हो। अगर तुम्हारा शासन है, राज है, तो तुम कवियों की आवाज़, शायरों की आवाज़ को दबा सकते हो, उनकी आवाज़ पर ताला लगा सकते हो, उनकी जुबान को सिल सकते हो। और ये एहतियात जरूरी है, एहतियात होता है सावधानी, ये सावधानी जरूरी भी है इस बहर के लिए। बहर वैसे छंद होता है, यहाँ पर शासन के लिए आएगा पहले, तो आप ये लिख सकते हो भाई ये सावधानी तुम्हारे शासन के लिए भी जरूरी है। और दूसरी एहतियात का अर्थ यहाँ या बहर के लिए छंद है, भाई शायरों के लिए भी ये सावधानी जरूरी है कि वो अपने छंदों में या अपनी कविताओं में ऐसी सरकार का विरोध करें। अंतिम पद देखिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। लिए गुलमोहर एक फूलदार पेड़ होता है जिस पर फूल लगते हैं। कवि कहता है कि अगर हम जिए, अपने बगीचे में जिए, तो हमेशा गुलमोहर के पेड़ के नीचे जिए। कहने का तात्पर्य अगर हम अपने बगीचे में जीते हैं तो गुलमोहर के पेड़ के तले जिए। गुलमोहर का पेड़ का यहाँ प्रतीक अर्थ आएगा समाज कल्याण के लिए। अगर हम अपने घर में हैं, अपने देश में हैं, अपने देश में जी रहे हैं, अपने आसपास अपने घर में जी रहे हैं, तो हमेशा समाज कल्याण के लिए जीना चाहिए। अगर हम जी रहे हैं तो हमेशा हमें दूसरों का भी कल्याण सोचना चाहिए, समाज कल्याण के लिए जीना चाहिए। मरे तो गैर की गलियों में, और अगर हम परायों की, विरोधियों की गलियों में भी मरे तो भी हम समाज कल्याण के लिए ही मरे। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि ये कहते हैं कि हम चाहे जिए या मरे, हमारा ये जीवन और मरण सब कुछ समाज के कल्याण के लिए होना
चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये गज़ल थी दुष्यंत कुमार की। उम्मीद है आप लोगों ने समझ ली होंगी।